जेब में किसी महारानी का खाका खिंचा, उसी से मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। तो तूने जीनत की बात नहीं क्यों? बाबा जान की भारी भरकम आवाज के सामने मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वैसे भी यार वो एक रिवायती किस्म के इंसान हैं। उनके सामने अपनी मोहब्बत का जिक्र करूं तो ऐसा ही होगा जैसे क़यामत को दावत दे दूं। जब्बार कैसे गिरफ्तार हो गया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस कर्नल पे नजर रखना। सर आपने कहा था नजर रखना, वो मैंने रखा हुआ था, मगर इस चक्कर में दर्जनों मुक्ति टाइगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ गए। आओ भाई बंगाल के शेरों, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बड़ी बात। अपने ही लीडर जब्बार को गिरफ्तार होता देखते रहे हैं और ना ही शर्म से डूब मरे और ना ही इज्जत के किसी मुकाम पर जा पहुंचे। जब्बार का जो अरेस्टिंग ऑफिसर है ना, वो एक कर्नल है। कर्नल के बारे में हमने ये सुना है कि वो क्रिमिनल्स का कच्चा चट्टा खोल देता है और फिर क्रिमिनल्स की गूंज बहुत दूर तक जाती है। बड़े बड़े सूरमा उस कर्नल के सामने तोते की तरह बोलने लगते हैं। मुक्ति फोर्स का अभी आपको अंदाज़ा नहीं है जैदी साहब, ये आपका कर्नल धरे का धरा रह जाएगा। तेरी जुराइम की लिस्ट बहुत लंबी है। बैंकों को लूटना, मासूम शहरियों का कत्लेआम, इंडिया जाकर रॉ से फेरी लेना। अरे वाह मेजर साहब, आपने तो अपनी जवानी लुटा दी फौज की मुलाजमत करते करते। क्यों इन खूबसूरत आंखों और दिलनशीन मुस्कुराहट को दुश्मन बनाए फिरते हैं? दे दें इन्हें जो ये मांग रही है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही है ना। हम पंजाब से यहाँ ढाका हज़ारों मील दूर अपना सुकून बर्बाद करके सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं कि यहाँ बंगाल में अमन रहे। वैसे बेटा, ये पहला इश्क ना बहुत खतरनाक होता है। अल्लाह बचाए तुझे इस आतिश से मेरे दोस्त। पहला इश्क नहीं तो ये तो मेरा 5वां इश्क है। 5वां इश्क? अबे तू पागल है। चलो शुक्र है यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी की सस्पेंशन तो खत्म हुई। अरे क्यों ना होता, इतना बड़ा फंड दिया यूनिवर्सिटी को। चल भाई हम निकलते हैं, कुछ हफ्तों बाद मुलाकात होती है। वैसे आज तुमने गुलफाम के साथ बहुत ज्यादती की है। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। थप्पड़ से ज़्यादा तुमने उस बेचारे के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। I mean, क्या ज़रूरत थी प्यार भरी बातें करने की गुल्लू गुल्लू कहकर, जब बेचारे को आखिर पे थप्पड़ ही लगाना था। वो जब्बार साहब की गिरफ्तारी पर ना ऐसे बातें बना रहा था कि बस मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा या प्यार? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है कि गुलफाम साहब ना तुम्हारे दिल के किसी गोशे में रहते हैं। वो अहमक गुलफाम, वो भला किसी को अच्छा लग सकता है? किसी का तो मुझे पता नहीं, मैं तो आप जनाब की बात कर रही हूँ। अगर आपकी बात मान ली जाए कि वो अच्छा है, फिर भी मुझे अच्छा ना लगे। यार वो पंजाबी और मैं बंगाली, मेरा उसका क्या तालमेल? और वो बेवकूफ़ शादी तक पहुँच गया। सारा तुम बंगाली हो और वो पंजाबी, लेकिन कंपैरिजन तो तुम ऐसे कर रही हो कि जैसे वो हिंदू है और तुम मुसलमान, और तुम दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। क्या हो गया तुम्हें सारा? जब्बार साहब, मुक्ति बानी और उनके फरमूदात पढ़ पढ़ के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक सेकंड के लिए ना तुम ये समझ लो कि सब कुछ सही है और हकीकत ये है कि हम सब मुसलमान हैं। क्या है बंगाली, बलोची, कश्मीरी और पंजाबी, सबको छोड़ दो। क्या मुसलमान होना हमें एक कौम नहीं बनाता? पंजाब की नौकरशाही ने हम पर हुकूमत की है। मैं कैसे भुला दूं कि मेरे बाबा को 1 साल जेल में रखा गया। उनका जुर्म क्या था? बंगाली जुबान की खातिर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। माना कि तुम्हारे बाबा के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसके बिना पर गुलफाम, पूरे पंजाब, मगरबी पाकिस्तान को नस्ल और ज़ुबान की बुनियाद पर रद्द कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी और कहाँ का असूल है? इसे तो आसान अल्फाज में रेसिज्म कहते हैं, और यही वो रेसिज्म है
जिसे अवामी लीग ने बंगाल में बढ़ावा दिया और बढ़ा चढ़ा कर इलेक्शन भी जीत लिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस तरह से मासूम बंगालियों का ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें मगरबी पाकिस्तान के बिल्कुल ही खिलाफ कर दिया गया है। मुझे तुम ही बताओ सारा, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक मुल्क और एक कौम के होते हुए भी हम जुबान और नस्ल के बुनियाद पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जब कोई इलेक्शन जीत जाता है तो वो कहता है मुझे एक पाकिस्तान नहीं चाहिए, 2 पाकिस्तान चाहिए। और इसी तरह से अगर कोई वज़ीर आज़म नहीं बन पाता तो वो हमसाया मुल्क के साथ मिलकर अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है और सिविल वॉर भी शुरू करवा देता है। यार कौन से मुल्क में ऐसा होता है? तुम्हारी एक बात से सहमत हूँ कि गुलफाम के साथ मैंने ज़्यादती की है, बाकी तुम्हारी सारी बातें ना मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। चलो शुक्र है कि मेरी किसी बात से तो तुम सहमत हो ना, यही काफ़ी है। अच्छा सुनो, चाय बना दो ना। या मैं नहीं बना के दे रही आज। प्लीज़ आलिम हो यार, गुलफाम बेचारा तो मारा गया। हाँ अच्छा जाती हूँ। थैंक यू। शाला तुम जैसे लोगों की वजह से जब्बार साहब गिरफ्तार है। हम जैसों की वजह से? क्या मतलब है तुम्हारा? जरा खुल के बात कर। मैं जब भी बात करता हूं खुलखुला कर बात करता हूं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, शाला तुम जैसे लोगों की वजह से जब्बार साहब गिरफ्तार है। मैंने पहले तुम्हें कह दिया था जब्बार साहब को पूरा बैकअप चाहिए, या तो तुम बुद्धि लो या उस कर्नल के साथ मिला हुआ है। हमार बाप बनने की कोशिश मत कर, औकात में रह। हमारे बस एक ही बात है, फारूक साहब, और हम यहां तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया। मैं औकात से बढ़कर बोल रहा हूं। शाले तेरे जैसे टट्टुओं को मैंने बहुत सीधा किया है। शाला तेरे को घोड़े और खच्चर में पहचान नहीं है। हाँ, बदकिस्मत है हमार मुक्ति तहरीक जिसमें तुझ जैसे छोटे जहन और छोटे कद वाले मोहरे आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शाले ढाका यूनिवर्सिटी तेरे से संभाली नहीं जा रही और तू अक्ल और ज्ञान की पूरी भाषण देता है। शाले तुझे जब्बार साहब की गिरफ्तारी का हिसाब किताब देना होगा। ऐसे कहो ना कि तुम हाँ सूरमा कर्नल को देखते ही तुम दबाते हुए भाग गए। उन बेचारों का भी क्या कसूर कि जिनका लीडर तुझ जैसा गीदड़ हो और बुज़दिल हो। तो शेर को देख के चूहों का भागना ही पड़ता है। मैं गीदड़? शाले गीदड़ कौन है और शेर कौन है इसका फैसला तो अभी हो जाएगा, क्योंकि गीदड़ भी मौजूद है और शेर भी, और साथ में मैदान भी। तेरी ये गलतफहमी अभी दूर करता हूं। एक कर्नल अफरासियाब ने तुम दोनों को इतना बुखला दिया है कि आपस में ही लड़ पड़े। अगर तुम दोनों आपस में लड़ पड़े तो मुक्ति तहरीक का क्या बनेगा? हालात गंभीर है, एकता से ही फौज का मुकाबला कर सकते हैं। तू है कौन? तुझे इस दफ्तर का रास्ता किसने दिखाया है? इसे हमने बुलाया है। जात का कलर खून, मुक्ति बानी का ढाका में, खास तौर पे ढाका यूनिवर्सिटी में आंख और कान हूं। वहां पे क्या होता है क्या नहीं, आपका ये शुभ चिंतक सारी खबर शहजाद साहब को देता है। जब्बार साहब को रिहा करवाने का कोई नुस्खा लाया कि नहीं? जहां इस शाले का गुस्सा मान तक चढ़ा हुआ है। हाँ, लाए हैं। जरा गौर से सुनिए। अपने जब्बार साहब का केस पंजाब से आई हुई जज मोहतरमा आबदा जैदी के पास है। बड़ी ट्राई की लेकिन वो नहीं मानी और जमानत नहीं ली। अब मैंने अपनी जाति का एक जज ढूंढा है
और आप खुश हो जाएंगे कि अगले 24 घंटे में वो जब्बार साहब की जमानत ले लेंगे तो वो रिहाई हो जाएगी ना, मसला खत्म। आप क्यों लड़ रहे थे? ये तो बहुत खुशखबरी का खबर दिया है। हाँ ना? ए शोला, हमरा क्रेडिट है, सारे का सारा तेरा ही क्रेडिट है। हम सर्दी गर्मी में लड़ता है तो इसका फायदा कर्नल को ही होएगा ना। तो फिर इस रिहाई की खुशी में मिठाई तो बनती है साहब। साले जब्बार साहब अभी रिहा नहीं हुए और तुझे मिठाई चाहिए? मिठाई नहीं, पहले इसे तो कबूल कर। देखो साहब, अगर मैं मर गया ना तो जब्बार साहब उस कर्नल की इन्वेस्टिगेशन भुगते भुगते ही मर जाएंगे। और सुना है वो तो बड़ों बड़ों की चीखें निकलवा देते हैं। सोच लें, मिठाई तो देना पड़ेगी भाई, वरना फाइल नहीं चलेगी। और हाँ, जब्बार साहब भी रिहा नहीं हो पाएंगे, ये बता रहा। फिर बताइए ना कि आपके घर कब आऊं मैं? मेरे घर? वो क्यों? रिश्ता मांगने। कभी शक्ल देखी है अपनी आईने में? तुम जैसे शख्स को तो मैं अपने घर का कूड़ा उठाने का काम भी ना दूं, अक्ल से भी अंधा और आंखों से भी। और मैंने कब कहा मेरे साथ रुककर यहाँ पे घर गृहस्थी से जाओ? तुम जैसे लोग जो अपने घर, अपनी मट्टी और अपने घर वालों को छोड़ सकते हैं, वो तो वक्त आने पर अपनी मोहब्बत को भी औने पौने दामों पर बेच सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ ना गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, वो भी मगरबी पाकिस्तान की अदालत में, और सजा के तौर पर तुम्हें सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। मर जाएगा गुलफाम बहरवी, दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मर जाएगा गुलफाम बहरवी। लो, इतनी छोटी सी जगह से छलांग लगा के भला क्या होगा? वो यूनिवर्सिटी का टावर है ना, वहाँ चले जाएं। वहाँ पर जाके आपका मसला शायद हल हो जाए। आप फिर आ गई हैं मुझे सलीलो रुसवा करके। पहले आपका कुछ नहीं बना, अब आपने फिर मेरी इज्जत उतारनी है। एक इज्जत लाहौर ही थी, वो भी मेरी लुट फुट गई है। क्या बचा पीछे? अरे गुलफाम साहब, नीचे आ जाएं, खामखा आपको हवा लग जाएगी। आज तो मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई है? वो आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादती की आपके साथ। मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आपके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार। अब विचारों के इख्तलाफात पर लड़ना तो जाहिलों वाली बात हुई ना। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिएगा। ये सब फिर से कहूँ? वो क्या है ना सारा जी कि पहली मर्तबा आपने मुझे तुम की बजाय आप कह के मुखातिब किया तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कानों में हज़ारों तरह की धुनें बज गई हों, समा बदल गया हो, रुत ही बदल गई हो। पता है, इतनी इज्जत से मुझे ढाका में कभी किसी ने मुखातिब नहीं किया। चले वो सब तो ठीक है, मगर आप पटरी से क्यों उतर जाते हैं फौरन? ये समा बदल गया, रुत बदल गई,
इतनी फिल्मी बातें कैसे कर लेते हैं आप? वो क्या है ना सारा जी, अपना अपना अंदाज़े बयां है। हम ठहरे दौरे जदीद के शायर, तो अंदाज़े बयां भी तो शायराना सा ही होगा ना। ये आपकी उर्दू ज़ुबान की शायरी और मोटे मोटे अल्फाज मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। खैर, ये किताब मैं आपके लिए लाई हूँ। हमारे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर साहब के ज्ञान और विचारों पर है। उम्मीद है इससे आपको बंगाली कल्चर और तहजीब का कुछ तो अंदाज़ा होगा। अरे सारा जी, टैगोर साहब की अजमत से कौन जाहिल ना वाकिफ़ है। टैगोर साहब ही मुसन्नफ़ है ना मशहूर शेरी मजमुआ गीतांजलि के, यानी द सॉन्ग ऑफ गोइंग, फर्स्ट एवर एशियन एंड नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1913। और उन्होंने कहा था कि इन योर हार्ट आई विश टू बर्न, इन योर आर्म्स आई विश टू डाई, इन योर सोल I wish to remain forever, forever. आपने तो टैगोर को भी पढ़ रखा है, लेकिन ये सब टैगोर ने कहा है, राइट? जी जी, टैगोर साहब ने कहा है। मैंने कब कहा कि मैंने कहा है आपके लिए। और वैसे भी अगर मैंने कुछ कहना ही होता तो पाको हिंद के मशहूर शायर इकबाल के अल्फाज में कुछ यूँ कहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सज़ा चाहता हूँ, बल्कि डबल सज़ा चाहता हूँ। ये इश्क से ज़रा बाहर निकलकर दुनिया को समझे और टैगोर साहब की अज़मत को भी अप्रिशिएट करे, ताकि आपको हमारा मुतालबा समझ आए कि आखिर क्यों हम टैगोर साहब को अपना कौमी शायर देखना चाहते हैं। ठीक है सारा जी, अगर आपका यही मुतालबा है तो हम टैगोर के हर एक एक सफ़े पे लिखी उसकी कविता को पढ़ डालेंगे, बल्कि घोल के पी जाएंगे। बेफिक्र हो जाएं आप। अरे सारा जी, आप इकबाल और टैगोर की शायराना सलाहियतों पर ही मुआसना करती रहें, जबकि इकबाल अपने शेरी मजमुओं की वजह से कौमी शायर नहीं, बल्कि वो तो जिस तरह उन्होंने मुसलमानों की शिकस्त खुर्दा कौम को इज्जत से जीना सिखाया और मुस्लिम नेशनलिज्म की बुनियाद पर उनकी खुदी को उजागर किया और पाकिस्तान का ख्याल उस वक्त सोच डाला जब किसी के वहमो गुमान में भी ना था। इसलिए इकबाल कौमी शायर हैं, मीर तकी मीर या मिर्ज़ा गालिब कौमी शायर नहीं। हालांकि एक गालिब ही सब पे भारी, बशमूल आपके रविंद्रनाथ टैगोर के। क्योंकि आज माफ़ी के लिए आई थी तो लड़ाई का मूड नहीं। अलबत्ता आपकी उर्दू शायरी और इकबाल को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चलती हूँ। अरे सारा जी, बहुत शुक्रिया इस किताब के लिए। आई लव यू रविंद्रनाथ टैगोर। क्या मिलेगा? हाँ, एक तमगा, मेडल, जो पूरी जिंदगी तेरे बच्चे अपने हाथों में लेकर दर दर फिरेंगे। माशाल्लाह। तेरी सोच और इस वर्दी में यही तो फर्क है। मेरा वजूद अगर इस बंगाल की दिफा में रेजा रेजा भी हो जाए तो समझूंगा कि इस वर्दी का कर्ज अदा हो गया। तो फौजी है या फलसफी? तुझे तो मारना ही पड़ेगा ताकि तेरे कर्नल अफराज और तेरी पूरी कौम को ये पैगाम जाए कि हिंदुस्तान तुम लोगों की जड़ों में बैठ चुका है। जी सर, मैंने मेजर शाहिद की तलाश शुरू कर दी है। सर, हमारी मुख्तलिफ टोलियां ढाका में चारों तरफ फैल गई हैं। नहीं सर, मेजर शाहिद की मेरे अलावा किसी से दोस्ती और कोई जान पहचान नहीं थी। जी सर। जी सर, मेजर ज़ियाउर रहमान इस मामले में मेरी मदद कर रहे हैं। राइट सर। सर, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ओके सर।
कौन था? कर्नल अफरासियाब थे, शाहिद के लिए परेशान थे। समझ से बाहर 2 दिन गुजर गए। हमने चारों तरफ अपनी फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। मुक्ति बानी में जो हमारे इन्फॉर्मर हैं वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तो इसमें हिंदुस्तान और रॉ का हाथ लगता है। हर इल्जाम हम हिंदुस्तान पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से जान नहीं छुड़वा सकते। हिंदुस्तान के दिफा में न जाने किस तरह तुम्हारे जहन में तमाम दलाइल आ जाते हैं। बात हिंदुस्तान के दिफा की नहीं है, हकाइक को समझने की है। हमें जब किसी मसले का हल नहीं मिलता हम सारा मलबा दुश्मन पर डाल देते हैं। आपकी तसल्ली के लिए मैंने राव में मौजूद अपने इन्फॉर्मर से पूछगछ की है। राव का मेजर शाहिद की गुमशुदगी में दूर दूर तक कोई हाथ नहीं लगता, जिसका पहला एजेंडा पाकिस्तान से तकसीम हिंद और सन 1965 की शिकस्त का बदला लेना। इसीलिए तुम्हारे बंगाल में राव मौजूद है, इसीलिए भारत से यहाँ ट्रेन एजेंट को भेजा जाता है। राह पर इतनी गहरी इंफॉर्मेशन शायद हिंदुस्तानी फौज के पास भी ना हो जितनी आपने दे दी। कमाल है, राह आपके हवासों पर सवार है। हवासों पर तो इंदिरा गांधी के सवार है। तकसीम हिंद, बंटवारा, सुना है किसी खातून को रॉ का हेड बनाकर यहां भेजा गया है। जिस दिन ये जासूसी नेटवर्क मेरे शिकंजे में आ गया उस दिन जेंडर के नाम पे रियायत नहीं मिलेगी। मेजर शाहिद की तलाश शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स। एक मुजरिम कानून से आखिर कब तक बचकर फरार रह सकता था? तुझे तो इन सलाखों के पीछे आना ही था। तुम्हारा कानून और उसके हाथ बहुत जल्द टूटने वाले हैं। गेम तो अब शुरू हुई है। मैं तो सोचता हूं कि तुमको बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस में नौकरी दे दूं। हलक से उतर कर सीने में दिल को चीर देता हूं मैं। अपना नहीं तो अपनी बीवी का ख्याल कर ले, जो बहुत जल्दी बेवा होने वाली है। और तुझे क्या मिलेगा? हाँ, एक तमगा, मेडल, जो पूरी जिंदगी तेरे बच्चे अपने हाथों में लेकर दर दर फिरेंगे। माशाल्लाह। तेरी सोच और इस वर्दी में यही तो फर्क है। जब खाकी पहनकर हमारी फौज सरहदों पर जागती है तब तुझ जैसे मुजरिमों के बच्चे भी चैन की नींद सोते हैं। जिस मेडल की बात तू कर रहा है ना, उसी शहादत की तमन्ना के लिए ये वर्दी पहनते हैं हम। लेकिन तू क्या समझेगा? तेरी तो खाल से लेकर कपड़ों तक मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा हुआ है। बहत्तर घंटों से ज्यादा होने वाले हैं तो हमारे लोगों को बर्दाश्त कर रहा है। मैंने कहा जाके देखूं तो सही है कौन जो अभी तक टूटा नहीं है। लगता है मुक्ति बानी वालों की गॉड मदर आई है। अब समझ में आया कि ये मुक्ति बानी वाले इतने बुज़दिल क्यों हैं कि जिनकी हिंदुस्तान से आई हुई आका एक निहत्ते फौजी को कैद करके उसकी आंखों में आंखें डालने से इतने खौफजदा क्यों हैं। और वो बेचारे तुम्हारे मुक्ति फॉलोअर्स मुक्ति टाइगर्स नहीं, मुक्ति रेस ही होंगे ना। मेजर साहब, ये आंखें ये तो बेनूर होने वाली है और ये बाजू ये तो बहुत जल कटने वाले और ये दिल, इस पर सिर्फ माता जी का हक है। तेरे सीने से ये धड़कता हुआ दिल माता जी के चरणों पे चढ़ाऊंगी। उस वक्त तेरे दिल से एक ही आवाज आएगी, जय हिंद।
मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी ना। तब तक तो तेरे प्राण खाक में मिल चुके होंगे। लिहाजा अब यही समय, हमारी बात मान ले, अपने जीवन को बचा ले। मेरी आंखें बेनूर भी हो जाएं तो तब भी इस मिट्टी की अजमत का नजारा देखने के लिए बेचैन रहेंगी। मेरा दिल मेरे जिस्म से जुदा भी हो जाए तो ये धड़केगा तो सिर्फ पाकिस्तान के नाम। मेरा वजूद पाकिस्तान की अमानत है, इसकी दिफा में मेरी कोई हैसियत नहीं। क्या पंजाब, क्या सिंध, क्या बंगाल। मेरा वजूद अगर इस बंगाल की दिफा में रेजा रेजा भी हो जाए तो समझूंगा कि इस वर्दी का कर्ज अदा हो गया। तो फौजी है या फलसफी? तुझे तो मारना ही पड़ेगा ताकि तेरे कर्नल अफरासियाब और तेरी पूरी कौम को यह पैगाम जाए कि हिंदुस्तान तुम लोगों की जड़ों में बैठ चुका है। मेरी शहादत से हिंदुस्तान में पैगाम तो जरूर जाएगा कि तुम्हारी सारी जद्दोजहद के बावजूद भी तुम इस पाकिस्तान के फौजी को ना तोड़ सके हो, ना खरीद सके हो। और जहां तक बात रह गई ज़िया रहमान जैसे गद्दार की, जिसके साथ मिलकर तुमने बंगाल को अगर पाकिस्तान से जुदा कर भी दिया है तो एक दिन यही बंगाल वाले तुम्हारे खून के प्यासे होंगे। हिंदुस्तान की बदतरीन गुलामी से कहीं बेहतर उन्हें इज्जत की मौत लगेगी। जुबान संभाल कर मेजर, वरना जुबान खींच लूंगा। औरतों की आंचल से लिपट कर जंगे लड़ने वाले सिपाही अगर हथियार उठाना भी चाहें तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनके बाजू तो कब के कटकर अखियार के गलों का हार बन चुके हैं। और तेरे लिए यही सजा काफी है कि तू इस रॉ की एजेंट का ज़र-गरीब गुलाम है। एक नाचीज मोहरा भी तुझसे अफजल है जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान तो दे देता है। मेजर ज़िया, आप चिंता ना करें। ये पाकिस्तानी फौज का मेजर हिंदुस्तान में आपकी इज्जत अफजाई से जल रहा है। बेचारा उस बंगाल को बचाने निकला है जो कभी इनकी सरकार और सेना के हाथ में था ही नहीं। बंगाल हिंदुस्तान का है। तुम्हारे लिए यहाँ सिर्फ खाक और धूल ही है, बस। मेरे ईमान इस खाक और मिट्टी से वाबस्ता है, और अगर ये खाक मेरी मैयत की पोशाक भी बन जाए तो इससे बढ़कर क्या इज्जत अफजाई होगी। ये बराबर कहा तूने। तेरी जिंदगी की अब कोई अहमियत नहीं रह जाती। लगता है फौज आ गई। भागो भागो। Are you all right, शाहिद? मुझे क्या होना था? मुझे डराने वाले खुद ही भाग गए। मगर यार तुमसे एक शिकवा है। शिकवा? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे तेरे तक पहुंचने में थोड़ी देर लग गई। अरे नहीं यार, मैं शहादत से कुछ ही लम्हे दूर था, मगर तुमने मुझसे मेरी जन्नत छीन ली। एक बार फिर मुझे इस सरजमीन का कैदी बना दिया। चलो। बहुत विश्वास था ना आपको अपनी काली माँ का। उस माता जी के महान बलिदान के चक्रों में हमारा ही बलिदान हो गया। ना हम फौज में वापस जाने के काबिल रहे और ना किसी को मुंह दिखाने के। गद्दारी का तमगा अलग मिला है हमें। तुझे अपने गद्दार होने पर कुछ शक है क्या? जिस दिन से तूने हमसे हाथ मिलाया ना, उस दिन से तेरा दीन धर्म सब भ्रष्ट हो गया है। हाँ, मैंने की है गद्दारी अपनी फौज से, मगर अपनी आजादी की खातिर।
मैडम पता नहीं किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी मेजर तलत को हमारे अड्डे की। लगता है कर्नल अफरासियाब ने काम दिखाया है। गलती नहीं, गुनाह हुआ है हमसे। जो तुम जैसे नाअहल पर विश्वास किया। शिकार भी गया हाथ से, रुसवाई अलग फौज के हाथों। बलिदान भी नहीं चढ़ा सके माता जी के चरणों पे। बहुत विश्वास था ना आपको अपनी काली माँ का। उस माता जी के महान बलिदान के चक्रों में हमारा ही बलिदान हो गया। ना हम फौज में वापस जाने के काबिल रहे और ना किसी को मुंह दिखाने के। गद्दारी का तमगा अलग मिला है हमें। तुझे अपने गद्दार होने पर कुछ शक है क्या? जिस दिन से तूने हमसे हाथ मिलाया ना, उस दिन से तेरा दीन धर्म सब भ्रष्ट हो गया है। हाँ, मैंने की है गद्दारी अपनी फौज से, मगर अपनी आजादी की खातिर। आजादी की खातिर या ओहदे की खातिर? अब तुझे नजर आ रहा है ना कि हिंदुस्तान की कोशिशों पर बांग्लादेश बढ़ने जा रहा है, तो तुझ जैसे बंगाल के भगोड़े अफसरों को गद्दारी की एवज ओहदे मिलेंगे, रैंक मिलेंगे, पक्ष मिलेंगे, इसलिए तो तूने अपनी वर्दी उतारकर हमारे आगे बेच दी। मसला तेरे ईमान का नहीं, अफसोस ये है कि हमने गलत घोड़े पर जुआ लगा दिया, और वो जुआ किसी का ना। क्या एक कोताही हमारे इतने अरसे की खिदमत पर भारी है? एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है? हमारी हद हिंदुस्तान की लक्ष्मण रेखा से शुरू होती है और वहीं पर खत्म। जो अपने मुल्क का वफादार ना हुआ तो हमारा मित्र कैसे बन सकता है? तुम्हारे कर्नल के दिन गिने जा चुके हैं। उसने लिमिट क्रॉस की है। हमरा जबार साहब को पकड़ लिया है। ये उसने बहुत बुरा किया है। बंगाल की किसी जेल में इतनी शक्ति नहीं है कि हमरा मुक्ति लीडर को कैद कर सके। जवाहर से कहो कुछ हफ्तों के लिए हमारे महफूज सड्डे लाहौर चला जाए। खानम जान के पास। जब तक ये कर्नल ट्रांसफर नहीं हो जाता या इसका जोश ठंडा नहीं पड़ जाता, सब ऑपरेशन बंद करता हूँ। मुक्ति टाइगर्स लाहौर चले जाते हैं, मगर किसके पास? सर, लाहौर में उसी के पास जाएंगे जहां जब बंगाल की सरजमीन जब्बार पे तंग हो जाती है तो वो भी चला जाता है। लाहौर में आखिर मुक्ति टाइगर्स की कौन सी ऐसी पनाहगाह है जहां ये पनाह ले लेते हैं? सर, लाहौर के बाजार हुस्न की मलका खानम जान के पनाहगाह में। मुक्ति बानी का लाहौर में खुफिया हेडक्वार्टर है, जिसकी रक्षा हमरा मुक्ति बानी की खास हस्ती खानम जान कर रही है। जबार साहब खानम जान के पहलू में होंगे। खानम जान? ये कौन सी बला है? इसका क्या ताल्लुक है मुक्ति बानी से? खानम बंगाली है मैडम, बंगाली। लाहौर की बाजार हुस्न की मलका है। जब भी हम पर बुरा वक्त आता है तो खानम जान के अड्डे पर मुक्ति वाले अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ये ले खानम।
3 दिन के लिए इस कोठे पर शोक का ऐलान कर दो, सफे मातम बिछा दो और दिलरुबा की इस गलाजत को भिजवा दो यतीम खाने। सुना है कि जेल में आपकी कर्नल के साथ लड़ाई हो गया था। हाँ, भाषण सुना रहा था, वर्दी और शहादत की मंजिलें गिरा रहा था। हमने भी तुर्क का पत्ता चल दिया, चैलेंज कर दिया हमने।